नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर शानदार स्वागत है आज के अपने करंट अफेयर में। जी हाँ, आज हम लोग साथियों 17 तारीख का करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। 17 तारीख का कंप्लीट करंट करेंगे हम लोग। ये 16 नंबर क्वेश्चन से कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक नंबर है। नंबरिंग कल के और साथ का करंट अफेयर पीडीएफ मैंने एक इकट्ठा बनाया था, इसी वजह से ये नंबरिंग है, तो नंबरिंग से कंफ्यूज नहीं होंगे बाकी आप लोग। हम लोग बेटा 17 नवंबर का जो है करंट अफेयर करने वाले हैं। तो देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या आ रहा है, इस पहले क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए और इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के अनुसार नवंबर 2022 तक विश्व की जनसंख्या कितनी होगी। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 की रिपोर्ट आ गई है। तो क्या ऑप्शन ए 7 अरब है, ऑप्शन बी 5 अरब है, ऑप्शन सी आपकी 3 अरब है और ऑप्शन डी 8 अरब है। तो बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। तो 8 अरब आपकी अब जनसंख्या हो गई है और 8 अरब को लेकर बेटा दिवस भी मनाया गया है, आगे हम लोग करंट अफेयर में देखने वाले हैं। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 की जो रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार बेटा 15 नवंबर दुनिया की आबादी बेटा 8 अरब तक पहुंच जाएगी। और यूनाइटेड नेशन ने भी ये कहा है कि 1905 के बाद 1950 के बाद बेटा, ये जो 1950 है इसके बाद ये नीचे गिर गई थी, लेकिन 1.412 बिलियन की वर्तमान जनसंख्या वाले भारत और अगले वर्ष 1.426 बिलियन की वर्तमान जनसंख्या के साथ चीन को पीछे छोड़ देगा। मतलब भारत चीन को पीछे छोड़ने वाला है जनसंख्या में। एक बड़ी बात है, एक बड़ी बात है ये, बहुत ही दुख की बात है, कोई गर्व करने वाली बात तो है नहीं जनसंख्या के मामले में, जहां संसाधन सीमित हैं और जनसंख्या देश की दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी, भुखमरी और तमाम बीमारियां, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहाल, ये सब एक जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम आप देखने के लिए आप लोगों की एरा को तो बिल्कुल ही मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन 2022 में किस देश ने जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप यानी जेई टीपी पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसने किए हैं? इंडोनेशिया ने किया है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, भारत या फिर जापान, किसने किया है? ऑप्शन एबीसीडी में से क्या लग रहा है आप? तो बिल्कुल इंडोनेशिया एकदम सही है। तो आप याद रखिएगा, शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया ने बेटा बाली G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं और प्रमुख देशों के साथ जस्ट एनर्जी ट्रांसिशन पार्टनरशिप यानी जेई पीटीपी ने पर बेटा ये हस्ताक्षर कर दिए हैं। और 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का यह समझौता है जो अक्षय ऊर्जा यानी जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है आपकी, इसको बढ़ाने और कोयला पर अपनी निर्भरता को कम करने में मदद करने वाले के लिए ये धन उपलब्ध कराएगा। तो ये एक समझौता है इस प्रकार का, आप पढ़ सकते हैं इसे, इसको जानकारी में आप रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस वैश्विक समूह ने ग्लोबल शील्ड बीमा पहल की घोषणा की है। तो G7 या V20 या उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ध्यान रखिएगा, ए और बी दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, यानी सी ऑप्शन आपका सही है, उपयुक्त सभी। G7 और V20 जो है आपका ग्लोबल शील्ड बीमा पहल की घोषणा की गई है। ध्यान रखिएगा, इसके बाद ध्यान रखिए, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि मिस्र में COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन में 58वां जलवायु कमजोर देशों के साथ बेटा G7 और V20 समूह द्वारा ग्लोबल शील्ड बीमा पहल की आधिकारिक रूप से बेटा क्या कर दी गई है, शुरुआत कर दी गई है। ये है क्या, इसको जरा सा समझते हैं कि देखिए, जो जर्मनी कम आय वाले देशों और कमजोर देशों को जलवायु आपदाओं में स्थिर व उबरने में मदद करने की पहल के लिए 172 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने वाला है। कनाडा, आयरलैंड और डेनमार्क जैसे देशों में अब तक इस पहल में 40 मिलियन यूरो देने का वादा किया था। देखिए, जो सशक्त देश हैं दुनिया में 3 कैटेगरी है। एक तो साथियों आपका विकासशील देश होता है, एक आपका जो विकसित देश होता है। कौन सा? विकसित देश होता है यानी डेवलप्ड नेशन है। दूसरी कैटेगरी के देश को क्या कहा जाता है? डेवलपिंग नेशन यानी विकासशील देश। विकासशील देश जैसे भारत जैसे देश, अमेरिका एक डेवलप्ड नेशन है। विकासशील देश जैसे भारत जैसे देश। और इसके बाद बेटा अनडेवलप्ड कंट्री यानी अविकसित जो देश होते हैं, अविकसित जो देश होते हैं, ये कौन से देश होते हैं? ये आपके जैसे अफ्रीका के तमाम, नाइजीरिया आप जानते हैं, सूडान जानते हैं, साउथ सूडान के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि बहुत पिछड़े हैं, जहां भुखमरी, रोजगार, बेरोजगारी, गरीबी, इन सब पर अपनी चरम सीमा के रूप को प्राप्त कर चुके हैं। तो साथियों, इन 3 प्रकार के देशों में ये जो विकासशील और अविकसित देश होते हैं, तो इनमें सबसे ज्यादा जो क्लाइमेट चेंज का असर देखने के लिए मिलता है, जो जलवायु परिवर्तन का असर देखने के लिए मिलता है, वो इन्हीं देशों में यानी विकासशील और अविकसित देशों में देखने के लिए मिलता है। और जो विकसित देश होते हैं, इनसे कहा गया कि भाई तुमने हमसे पहले विकास कर लिया है, तुमने हमसे पहले अपने आप को विकसित कर लिया है, संसाधन का उपयोग करके तुमने अपने लोगों के लिए एक बेहतर जीवन का निर्माण कर लिया है, एक जीवन शैली का निर्माण कर लिया है। तुमने संसाधनों का ज्यादा उपयोग किया, जिससे तुमने
पर्यावरण का ज्यादा दोहन किया और प्रदूषण भी तुमने ज्यादा फैलाया। अगर हम अब विकास करना चाहते हैं, हम विकासशील हैं, हम भारत हैं, हम अफ्रीकन देश हैं, हम विकास करना चाहते हैं, तो तुम हमें विकास करने नहीं दे रहे हो। लेकिन फिर भी अगर तुम ये चाहते हो कि हम विकास इस प्रकार से ना करें कि कार्बन हम उत्पन्न करें, तो तुम हमें पैसे दो। इस वजह से, क्योंकि तुम विकास कर चुके हो, अब जब हमारी बारी है तो तुम उस पर रोक लगाना चाहते हो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा, तो तुम हम पे उसका कंसेशन दो, ताकि हम अपने लोगों को एक बेहतर जिंदगी दे सके, और जो विकास तुमने पहले से कर लिया है उस विकास का कुछ परसेंट तो हम भी कर सके। तो साथियों, एक प्रकार से ये एक ऐसा ही समझौता है G7 व V20 समूहों में। इसी के साथ साथियों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर है 19। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI की बात कर रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सूचकांक होता है। कोई भी सूचकांक किसी चीज की स्थिति को दर्शाता है। तो जलवायु शमन में कौन सा देश सबसे आगे रहा है? जो जलवायु लगातार परिवर्तन हो रही है, लगातार चेंज हो रहा है, हम लोग जानते हैं। तो जलवायु को बेहतर करने में, जलवायु समन में कौन सा देश सबसे आगे रहा है? तो इसमें ये जो डेनमार्क है, ये डेनमार्क है। और ये बेटा हर साल जारी होता है और यहां से क्वेश्चन बनता ही है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक, प्रदर्शन सूचकांक, जी हाँ, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखिए, पहले और दूसरे और तीसरे स्थान पर कोई भी नहीं है, यानी कोई इतना बेहतर है ही नहीं कि हम उसे पहले दूसरे तीसरे स्थान पर रख सकें। इसीलिए हम डेनमार्क को साथियों चौथे नंबर पर रखते हैं, यानी कि डेनमार्क अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। और स्वीडन ठीक इसके बाद 5वें नंबर पर है। भारत को साथियों 8वां नंबर अलॉट किया गया है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। भारत की रैंकिंग भी आप लोग याद रखेंगे, जरूरी है याद रखना। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के बारे में कुछ बातें हैं, ये जान लीजिए। जलवायु परिवर्तन सबसे आगे डेनमार्क बना हुआ है। डेनमार्क जो उच्च राष्ट्रीय यहाँ की जो नीति है, जो पॉलिसीज हैं खासकर जलवायु को लेकर, ये अंतर्राष्ट्रीय जो पॉलिसी है इसमें सबसे हाई लेवल पर अगर कोई पार्टिसिपेट करता है तो आपका डेनमार्क पार्टिसिपेट करता है। जबकि डेनमार्क चौथे स्थान पर है, पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर कोई नहीं है, और इसके स्थान के बाद स्वीडन है और भारत 8वें स्थान पर है। महत्वपूर्ण बातें हैं, आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, कौन सा भारतीय सशस्त्र बल प्रस्थान संचरित अभ्यास आयोजित किया जाता है? आप जानते हैं 9/11 का हमला ले लीजिए या फिर मुंबई बम ब्लास्ट ले लीजिए, ज्यादातर जो आतंकवादी होते हैं ये सीमा में घुसने के लिए आपके समुद्री किनारों का प्रयोग करते हैं। तो जितने भी अपने समुद्री किनारे हैं, तो यहाँ साल में 2 बार एक प्रस्थान नाम का अभ्यास किया जाता है, जो भारत की नौसेना करती है। तो भारत की नौसेना, या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो भारतीय नौसेना द्वारा यह प्रस्थान नामक संचरित अभ्यास किया जाता है, जिसके तहत हम इस प्रकार का अभ्यास करते हैं जो आपकी तटीय रेखा पर होता है। इनको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके राज्य बनाया गया था? तो किस राज्य का स्थापना दिवस है 15 नवंबर सन 2000? तो 2000 में आप जानते हैं बिहार से अलग करके झारखंड राज्य को बनाया गया था। झारखंड राज्य, बिहार की स्थापना दिवस, मतलब बिहार से अलग करके 15 नवंबर 2000 को बनाया गया झारखंड राज्य। इसको आप लोग याद रख सकते हैं, उसका स्थापना दिवस मनाया गया। जी बिल्कुल, झारखंड जनजाति प्रमुख राज्य है, जानते हैं। तो फटाफट आप लोग 2 जनजातियों का कमेंट करके बताएंगे नाम, और 2 कोयला खदानों के नाम बताएंगे जो झारखंड से संबंधित है, और कोई भी खनिज जो आपको याद है झारखंड से रिलेटेड जरूर लगाइएगा। दिग्गज तेलुगु अभिनेता कृष्णा गारू का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। ये कौन से अभिनेता हैं? क्या ये तेलंगाना के अभिनेता हैं? क्या ये कर्नाटक से हैं? क्या ये केरल से हैं या तमिलनाडु से हैं? तो बच्चा बिल्कुल आप लोग ध्यान रखेंगे कि बात जब तेलंगाना की हो रही है, तो जी हाँ बिल्कुल ये वही राज्य है जहां पर आप ध्यान रखिए कि ये तेलंगाना है। तेलंगाना बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन, तेलंगाना के हैदराबाद में कृष्णा गारू जी का निधन हुआ है। कृष्णा गारू जी का निधन कहाँ हुआ? तेलंगाना में। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। और तेलंगाना के जो सीएम है ये कौन है? के चंद्रशेखर राव है। कौन है बच्चा? याद रखिएगा, के चंद्रशेखर राव जी हैं। के चंद्रशेखर राव जी हैं। और बेटा अगर इनके यहीं गवर्नर की बात करूं तो गवर्नर आपके यहां निकल कर आ जाते हैं डी तमिलसाई सुंदरराजन। डी तमिलसाई सुंदरराजन आपके तमिलसाई, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। डी तमिलसाई सुंदरराजन आपके गवर्नर हो जाते हैं। बात जब कर्नाटका की हो रही है तो कर्नाटका से आप लोग याद रखेंगे बच्चा कि कर्नाटका वह राज्य है जिसकी राजधानी क्या हो जाती है? बंगलौर हो जाती है। और बंगलौर राजधानी के बाद बच्चा आप लोग ध्यान रखिएगा, कर्नाटक के जो सीएम हो जाते हैं बसवराज बोमई साहब। कौन हो जाते हैं बच्चा? ध्यान रखिएगा, बसवराज बोमई साहब कर्नाटक के आपके सीएम हो जाते हैं। और गवर्नर की बात करेंगे तो गवर्नर यहाँ के हो जाते हैं थावर चंद गहलोत। कौन हो जाते हैं? थावर चंद गहलोत साहब आपके यहाँ पर, गहलोत साहब
गवर्नर हो जाते हैं, याद रखिएगा। केरल की बात करते हैं तो केरल की राजधानी आप लोग जानते हैं तिरुवनंतपुरम, बहुत अच्छे से परिचित हैं तिरुवनंतपुरम, यहीं पर है वेम्बनाड लेक। तो तिरुवनंतपुरम वेम्बनाड लेक, पिनराई विजयन सीएम, और बेटा आपको याद रखना है मोहम्मद आरिफ खान आपके केरल के आजकल काफी चर्चा में है, तो मोहम्मद आरिफ खान का नाम जरूर याद रखिए, क्योंकि मोहम्मद आरिफ खान लगातार यूजीसी के साथ विवाद में है। यूजीसी के तहत उन्होंने एक हवाला देते हुए, सुप्रीम कोर्ट का एक मामला है, उस मामले को विस्तार से मैं लाऊंगा, आपके समझ रखूंगा, लेकिन ये यूजीसी वाला बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। तो आरिफ मोहम्मद खान इस समय काफी चर्चा में है, तो केरल के गवर्नर चर्चा में है, और जहां चर्चा जहां विवाद वहीं से आता है प्रश्न बेटा। और तमिलनाडु बचा जा रहा है, तो तमिलनाडु चेन्नई कैपिटल, एमके स्टालिन सीएम और आरएन रवि साहब यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कहां पर सीपीईओ 27 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के मौके पर आपके मिस्र में हो रहा है। भारत और स्वीडन ने लीड इंडस्ट्रीज यानी लीड आईटी यानी लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रीज ट्रांजिशन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो भाई कहां पर भारत और स्वीडन ने, कहा नाइजीरिया में, स्वीडन में, भारत में या मिस्र में? तो बिल्कुल मिस्र में आयोजित है कोप, तो बिल्कुल डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो मिस्र में आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 का यह सम्मेलन हो रहा है। इसी सम्मेलन के तहत बेटा लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रीज ट्रांजिशन, इसके शिखर सम्मेलन की मेजबानी हुई। भारत और स्वीडन ने साथ मिलकर इस सम्मेलन की मेजबानी की है। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, कोप 27 से निकल कर आ रही सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान रखते हुए चलिएगा। 5 से 16 नवंबर तक बाली में प्रधानमंत्री आपके मोदी जी पहुंच चुके हैं, और देश के तमाम दिग्गज नेता भी आ चुके हैं, क्योंकि यहां पर चल रहा है बाली इंडोनेशिया में G20 का शिखर सम्मेलन। तो 5 से 6 16 नवंबर के बीच में बाली इंडोनेशिया में बेटा आप ध्यान रखिएगा। उसकी थीम क्या है, आपको अगर थीम पूछ लिया जाए तो बेटा याद रखेंगे रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रॉन्गर, या स्ट्रेंजर रिकवर या स्ट्रेंजर स्ट्रॉन्गर। तो आपका एकदम ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रॉन्गर। ऐसी थीम से आपको झलक नहीं रहा है कि कोविड 19 के बाद पूरा विश्व परेशान है। कोविड 19 के बाद लगातार आपने देखा कि सब कोई परेशान है, पूरे विश्व के सारे राष्ट्र परेशान है, लगातार इकोनॉमी गिर रही है, यहां तक ही नहीं पूरे विश्व के लगातार युद्ध चल रहे हैं। रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रॉन्गर, यानी साथ में हम लोग वापस रिकवर करेंगे और साथ में मजबूत बनेंगे, ऐसी थीम G20 देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर दौरे पर थे अभी तक। ठीक है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कितने नवंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 8 अरब दिवस मनाया गया? तो बिल्कुल 15 नवंबर को यह रिपोर्ट जारी हुई, और 15 नवंबर को ही बेटा 8 अरब दिवस मनाया जा रहा है। 8 अरब दिवस, विश्व की जनसंख्या लगातार बढ़ते हुए और मानव अपने विनाश की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? क्या ये विवेक जोशी हैं, क्या विवेक मिश्रा है, क्या विवेक वर्मा है, या फिर क्या विवेक पटेल है? क्या लगता है आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विवेक जोशी ही बन चुके हैं आपके भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। आरबीआई का अगर एक्ट की बात करें तो 1935 का आरबीआई का एक्ट है, 1934 का एक्ट है, और आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि पेशा कानून लागू करने वाला देश का 7वां राज्य कौन सा बन गया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल या कर्नाटका? तो क्या है साथियों, आपका ए ऑप्शन मध्य प्रदेश एकदम सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पेशा कानून क्या है साथियों? जो जनजातियों को ग्राम सभाएं होती हैं, ग्राम सभाओं को स्वायत्तता प्रदान की जाए और इनको खुद में सारे निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया जाए, और जहां पर जिन ग्राम सभाओं में जनजातियों की संख्या ज्यादा है, वहां पर बेटा ग्राम सभा में खुद को स्वायत्तता, खुद को सारी जो चीजें हैं, सुविधाएं और सारे अधिकार प्रदान किए जाएं, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि ग्राम सभा मजबूत होगी तो कहीं ना कहीं बेस्ट होगी, बेस्ट प्रशासन होगा, यानी मिनिमम इकाई को हमें मजबूत करना है। इस कानून का उद्देश्य क्या है बेटा? जनजाति समाज को स्वशासन प्रदान करना और ग्राम सभाओं की सभी गतिविधियों को मुख्य केंद्र बनाना। मध्य प्रदेश में लागू हुआ था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी थे और शिवराज सिंह चौहान ने इस पर बहुत ही जबरदस्त भाषण दिया। 15 नवंबर को ये बेटा जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य में ये मनाया गया। इसी के साथ बेटा अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता का आयोजन कहां किया गया? कुरुक्षेत्र में, लोथल में, हस्तिनापुर में या मथुरा में? क्या लगता है आपको सही उत्तर? तो कुरुक्षेत्र एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। कुरुक्षेत्र में ही बेटा अंतर्राष्ट्रीय गीता का आयोजन किया गया, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, लास्ट सेकंड प्रश्न।
आपकी स्क्रीन पर, किसने हाल ही में MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड्स 2022 में 4 पुरस्कार जीते हैं? टेलर स्विफ्ट ने, हेलिना ने, जैक स्पैरो ने या फिर नेबुल ने? क्या लगता है? तो बिल्कुल टेलर स्विफ्ट आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। टेलर स्विफ्ट बेटा MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड्स जीतने वाले, इन्होंने 4 पुरस्कार जीत लिए हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है जी। बिल्कुल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न बेटा, एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन कहां पर किया जा रहा है? टेक्सटाइल मिल से क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रही टेक्सटाइल मिल क्या होती है तो कल मैं इसको बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए। वैसे आप तो समझ लीजिए कि बस ऐसे कपड़े उपड़े से संबंधित होती है, बाकी मैं आपको बताऊंगा। कई सारे बच्चे इस पे कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कंफ्यूज हैं या है आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर। क्या ये महाराष्ट्र है, राजस्थान है या केरल है या कर्नाटका है? तो बात बेटा ये उसी राज्य की हो रही है जिस राज्य की बात मैं कर रहा हूं, ये है आपका कौन सा? महाराष्ट्र साथियों। कौन सा हो जाएगा यहां पर? एकदम सही, आपका महाराष्ट्र सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल। और महाराष्ट्र यहां पर क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि यहीं पर बेटा सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया है। और सौर ऊर्जा जो सक्षम टेक्सटाइल मिल है, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? आपसे कोई पूछ ले तो महाराष्ट्र में किया गया। कहां किया गया साथियों? महाराष्ट्र में किया गया। ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र की बात है। बिल्कुल 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 बच्चा। और महाराष्ट्र यानी मुंबई, और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या हो जाती है बच्चा? मुंबई हो जाती है। और महाराष्ट्र के जो सीएम हैं ये कौन है? एकनाथ शिंदे साहब। कौन है बच्चा? एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे। और बात महाराष्ट्र के गवर्नर की करेंगे तो गवर्नर काफी चर्चा में रहते हैं, भगत सिंह कोश्यारी साहब। विपरीत सरकार है क्योंकि यहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी साहब, ध्यान रखिएगा, भगत सिंह कोश्यारी साहब। बात राजस्थान की हो तो राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, और राजस्थान से आपको ध्यान में रखना चाहिए तमाम बातें, क्योंकि जयपुर यहाँ पर कैपिटल है, जयपुर कैपिटल है। और बेटा याद रखिएगा अशोक गहलोत जी, गहलोत साहब यहाँ के सीएम हैं, गहलोत साहब यहाँ पे सीएम हैं। और अगर गवर्नर की बात करूं तो गवर्नर यहाँ पर हो जाते हैं कलराज मिश्र साहब, याद रखिएगा। केरल कर्नाटक आपको याद हो गया होगा। इसी के साथ साथियों आज का करंट अफेयर कंप्लीट होता है। यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की और आपको चाहिए नोट्स तो 9569936689 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगी साथियों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आपको करंट अफेयर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि रोज हम करेंगे रिवीजन और डेली हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, और साथ में होगा स्टैटिक जीके का तड़का, और साथ में पूरा 15 MCQ का करंट अफेयर डेली का। तब तक के लिए जय हिंद। मुलाकात होगी साथियों कल आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।